very good evening all of you. So today we are going to discuss our new topic, Kepler's law of planetary motion. ठीक है, so basically Kepler's ने कुछ लॉज बताए थे प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर कि किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उसके ऊपर कुछ थ्योरीज थी, कुछ लॉज थे जो केपलर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टोटल मिला के 3 लॉ होते हैं, जिसमें से सबसे पहला लॉ आता है फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, केपलर का फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए केपलर के अगर हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे तो केपलर ने फर्स्ट लॉ में बताया कि मान लीजिए कि अगर एक प्लैनेट किसी ऑर्बिट में घूमता है सच दैट इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज द एलिप्स और ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है, दिस इज योर सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एलिप्स में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, all the planets are revolving around the sun in a elliptical orbit, in a elliptical orbit। ठीक है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पे ड्रॉ करके बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा। तो सन की लोकेशन की अगर हम बात करें कि वेयर इज सन हियर, तो सन की लोकेशन की बात करें तो सन जो होगा वो इस एलिप्स के फोकस पर होगा, और फोकस अगर हम ड्रॉ करें तो ये सन की लोकेशन होगी। सो दिस इज योर सन, तो सन जो है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, सो ऑल द फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ। तो ऑल द प्लैनेट्स हम यहां लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट all planets revolve around the sun in an elliptical orbit in which sun is situated at focus of ellipse। ठीक है, सो दिस इज द फोकस। तो इस एलिप्स के फोकस पर सन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा केपलर्स का कहना। देखिए इनिशियल अगर स्टेज की अगर हम बात करें तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में और भी बहुत सारी थ्योरीज आई। ठीक है, थ्योरी हमें वी नो दैट बहुत सारे आर्यभट्ट ने भी थ्योरीज दी है। ठीक है, उससे पहले कॉपरनिकस ने भी बहुत सारी थ्योरीज दी है। तो देयर आर सो मैनी मतलब साइंटिस्ट जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन के ऊपर अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, लेकिन वो फेल हो गई। जैसे कि अगर मैं कॉपरनिकस की अगर बात करूं तो उसने तो ये बोला था कि सन जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, उसने बोला कि सन जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, प्लैनेट स्टेशनरी होते हैं, जिसको आर्यभट्ट ने सीधा सीधा उसने रिजेक्ट कर दिया इस थ्योरी को। उसने बोला कि अगर ऐसा होता तो फिर आपका सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जो है वो नहीं हो पाएंगे, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी चीजें नहीं हो पाएंगी अगर सन जो है वो प्लैनेट्स के अराउंड अगर रिवॉल्व करेगा। तो जो सूर्य ग्रहण है यानी कि आपका सोलर एक्लिप्स एंड चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, उसको ये
मतलब वो अर्थ के साथ नहीं होगा, ठीक है, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होता है, वी नो दैट सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर और थ्योरी को एडवांस किया गया, तो एडवांस करने के बाद कैपलर ने ये थ्योरीज बताई, ठीक है। तो देखिए अल्टीमेटली इंडियन साइंटिस्ट जो है वो इतने इंटेलिजेंट थे कि सारी थ्योरीज, मैक्सिमम थ्योरीज अगर आप देखेंगे तो उन्होंने करेक्ट करी हैं। खासकर आर्यभट्ट का तो खासकर मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी कैलकुलेशन से, अपनी मैथमेटिक्स से ये सारी कैलकुलेशंस कर ली थी, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ आपका कुछ इस तरीके से होगा। नाउ सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, तो सेकंड लॉ कहता है सेकंड लॉ, एंड दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं। अब सेकंड लॉ क्या बोल रहा है कि मान लीजिए सेम इसी सिचुएशन में अगर हम देखें, तो लेट से अगर मैं ये कहता हूं कि लेट से किसी भी एक मंथ में मैं अगर ऐसा अज्यूम करूं कि प्लैनेट की पोजीशन लेट से P1 थी, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट P1, ठीक है। एक महीने बाद अगर मैं ये कहता हूं कि ये P1 से होता हुआ सीधा ये P2 पर आ जाता है, ठीक है, और एक महीना लगता है, मान लीजिए जनवरी का महीना है, और मैं ये कहता हूं कि लेट से T इज द टाइम, ठीक है। तो मैं अगर यहां से लेकर यहां तक की अगर बात करता हूं, P1 से P2 अगर गया है, तो S के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो इसने कुछ एरिया ट्रेस किया है, ठीक है। एरिया ट्रेस की जब मैं बात करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक मैं इसको ज्वाइन करता हूं, नाउ यू विल बी एबल टू सी कि इसने कुछ एरिया यहाँ पर ट्रेस किया है, ठीक है। तो एरिया को मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। दिस इज द एरिया, इसकी मैं बात करूं, ठीक है। ये तो बात थी कौन से महीने की, ये बात थी आपके जनवरी के महीने की, कि मैं कह रहा हूं कि अगर जनवरी के महीने में P1 P2 एरिया ट्रेवर्स किया है, ओके। अब अगर मैं कहता हूं कि आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, यानी अगर आप ऐसा मान लीजिए कि 6 महीने बाद का मतलब हो गया यू कम इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो जुलाई में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो लोकेशन होगी वो जस्ट इसके ऑपोजिट एंड पर होगी। तो ऑपोजिट एंड का मतलब ये हो गया कि अब मैं अगर इसकी लोकेशन देखूं तो अब ये कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन को मैं ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं कुछ यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो लेट से इसने कवर किया ये डिस्टेंस, तो मैं ये कहता हूं कि एक महीने में फिर इसने डिस्टेंस कवर किया, तो लेट से दिस इज P3 एंड लेट से दिस इज P4, अगेन एक महीने के लिए। P1 P2 वो भी एक महीने के अंदर देखा है, और P3 P4 भी एक महीने के अंदर देखा है। तो अब ये क्या कहना चाहता है, अब उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है सेकंड लॉ ऑफ या लॉ ऑफ एरिया, क्या कहना चाह रहा है, इट स्टेट्स दैट it states that aerial velocity, aerial velocity यानी एरिया की वेलोसिटी ऑफ a planet revolving around the sun, revolving around the sun is constant, is constant, यानी एरियल वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। एरियल वेलोसिटी का मतलब है कि अगर मैं एरिया की बात करता हूं, ठीक है, एरिया, लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट द एरिया, तो एरिया की अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास एरिया P1
एस P2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ये एरियल वेलोसिटी है, इज नियरली इक्वल्स टू एरिया P3 एस P4 इन द सेम टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी उतना ही एरिया ट्रेस करेगा। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। सो P1 एस P2 जितना एरिया ट्रेस करेगा इन टाइम t, उतना ही आपका P3 एस P4 ट्रेस करेगा इन द सेम टाइम। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जब ये गया तो ओमेगा की वैल्यू कम थी, लेकिन जब ये P3 से P4 आया तो इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और इसकी वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बीच में। तो ओमेगा अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा V/R। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू V/R। तो आप देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो P1 का S से ज्यादा है एज कंपेयर टू S से P3। ठीक है, तो इसका मतलब जहां डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां ओमेगा कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि सन का P1 से, प्लैनेट से डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। ठीक है, इट इज वेरी इंक्रीजिंग, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कम हो गई, तो ये धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे एरिया ये कम कवर कर रहा है, लेकिन लेंथ वाइज एरिया ज्यादा है। जबकि यहां देखेंगे तो विड्थ वाइज एरिया ज्यादा है बट लेंथ वाइज एरिया कम है बिकॉज ऑफ ओमेगा। So I think this is clear to all of you. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा थर्ड लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। तो थर्ड लॉ हो गया हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड्स। ओके, सो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बताता है, लॉ ऑफ पीरियड्स ये कहता है, इट स्टेट्स दैट, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। इट स्टेट्स दैट it states that square of the time period of a planet revolving around the sun is directly proportional to the is directly proportional to the cube of semi-major axis of ellipse। यानी कि t square is directly proportional to r cube। ठीक है, तो दिस इज योर थर्ड लॉ। ठीक है, ये आपका थर्ड लॉ। अब देखिए, थर्ड लॉ सीधी सीधी सी भाषा में कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि
एक और प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है इन अ सच एन ऑर्बिट लाइक दिस। मान लीजिए कि एक और मैंने ऑर्बिट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और एक और प्लैनेट है, ये ग्रीन वाले ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई अर्थ, अगर लेट से अर्थ को मैं मानता हूं कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इन द ब्लैक ऑर्बिट और ग्रीन ऑर्बिट में मार्स रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ और मार्स में से किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? यानी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा सन से, यानी आर पे डिपेंड करेगा। तो आर जिसका ज्यादा होगा, अब आर मार्स का ज्यादा है तो इसीलिए उसको ज्यादा टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ के अराउंड, जबकि अर्थ को उसके कंपैरेटिवली काफी कम टाइम लगता है। ठीक है, so I think this is clear to all of you. So this is all about your Kepler's planetary motion। ये Kepler's planetary motion के अंदर बताया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 थ्योरीज आई थी आपकी। नंबर 1, दोबारा से एक बार फटाफट से रिपीटिशन कर लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट थ्योरी किसने दी थी? कॉपरनिकस ने दी थी। कॉपरनिकस ने कहा था कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, so सॉरी, ऑल द प्लैनेट्स आर स्टेशनरी बट द सन इज रिवॉल्विंग। ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा था कि